राज्यसभा संविधान पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन। सीएम योगी ने कहा, संभल में हुए दंगे में अब तक 209 लोग 9 हिंदू मारे गए। एक बार किसी ने संवेदना नहीं व्यक्त की। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन। हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी अध्यक्ष बोले, कांग्रेस आप सरकार एमएसपी की गारंटी दे। विज ने कहा, ट्रेन न रोके। सुप्रीम कोर्ट ने आज पराली मामले पर सुनवाई की। पंजाब हरियाणा सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देगी। अफसरों की निष्क्रियता पर होगी सख्त कार्रवाई। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स 10 दिन तक करेंगे प्रोटेस्ट। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध। सीबीआई से चार्जशीट फाइनल करने की मांग। बलौद में बड़ा सड़क हादसा। 6 की मौत। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। मरने वालों में एक बच्चा, 4 महिलाएं भी शामिल। 7 सीटर कार में 13 लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज से 10 साल पहले आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, केजरीवाल जी हमारे अस्पताल ठीक करो। दिल्ली के सारे अस्पतालों को एयर कंडीशन बना दिया। वहां पर फ्री में इलाज मिलता है नहीं मिलता? अच्छा इलाज मिलता है नहीं मिलता? गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अमीर हो या गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी, केजरीवाल जी हमारी बिजली ठीक करो। आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली जाती तो नहीं है? 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती है? आती है ना? आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, केजरीवाल जी बिजली सस्ती करो। मैंने बिजली मुफ्त कर दी आप लोगों की। लेकिन आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी, हमें सुरक्षा दे दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों। उन्होंने काम खराब कर दिया। अभी जब हम ये मुद्दा पिछले दिनों से उठा रहे थे तो बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा। बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा, भाई ये केजरीवाल घूमता फिर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, जगह जगह हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से, दिल्ली में खुलेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पर आपको क्या कहना है? बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है रोज दिल्ली में 3 से 4 बलात्कार होते हैं। 3 से 4 बलात्कार। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिस घर की बेटी जिसके साथ जो बलात्कार की शिकार होती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस बेटी का बलात्कार होता है उससे पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज 17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है। रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है। उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अमित शाह जी के लिए एक ही मुद्दा है, पूरे देश में चुनाव करते
घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं। और बात करेंगे यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र की, जहां पर संभल हिंसा पर सीएम बोले हुए हैं। विधानसभा में संभल हिंसा पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में 2017 के बाद से दंगा नहीं हुआ। 2017 के पहले सांप्रदायिक घटनाएं होती थीं। पहले दंगों में लोगों की मौत होती थी। संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे। जय श्री राम बोलने पर इतनी उत्तेजना क्यों? अंतिम यात्रा में भी राम नाम सत्य बोलते हैं। जय श्री राम बोलने पर भी इतनी उत्तेजना क्यों? बाबरनामा कहता है मंदिर तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। प्रदेश में 2017 के बाद से दंगा नहीं हुआ। 2017 के पहले सांप्रदायिक घटनाएं होती थी। पहले दंगों में लोगों की मौत होती थी। संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे। और विधानसभा में और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुन लेते हैं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। खबर लखनऊ से 18 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा के बाहर करेगी प्रदर्शन। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान करेगी बड़ा प्रदर्शन। 18 दिसंबर को लखनऊ चलो का कांग्रेस ने किया आह्वान। कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान करेगी बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। लखनऊ से खबर, 18 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा के बाहर करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट। कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट।
और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से, एलडीए में एक और पीसीएस अफसर नियुक्त। पीसीएस अफसर सीपी त्रिपाठी ने एलडीए को किया ज्वाइन। एलडीए में एक और पीसीएस अफसर की नियुक्ति। पीसीएस अफसर सीपी त्रिपाठी ने एलडीए ज्वाइन किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़ा बदलाव, सूत्र। खुर्जा के बाद एलडीए की कमान संभालेंगे पीसीएस अफसर। एलडीए में एक और पीसीएस अफसर नियुक्त। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़ा बदलाव। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिकेत, अगर बात की जाए तो एलडीए में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिस तरीके से एक और पीसीएस अफसर अब एलडीए ज्वाइन करेगा। बिल्कुल, देखिए विशाल, अगर बात की जाए लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो विकास प्राधिकरण में लगातार जो अफसरों की जो तैनाती है वो देखने को मिल रही है। और उसी के क्रम में अगर बात करें तो सीपी त्रिपाठी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी खुर्जा थे, आज उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण में उनको आज ज्वाइन कराया गया है। हालांकि अगर बात करें तो देखा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो पीसीएस अफसर है वो लगातार कहीं ना कहीं नियुक्त होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को चौमुखी विकास दिया जाए, और जिसका कारण है कि बड़ी संख्या में जो पीसीएस अफसर है उनकी तैनाती लखनऊ विकास प्राधिकरण में की गई है। पूरी तरह से विशाल ये प्रयास है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को मजबूत हाथों में देने के साथ जो राजधानी लखनऊ की जो विकास की रफ्तार है उसको दुगनी तेजी दी जा सके। उसके क्रम में लगातार जो तमाम जो वरिष्ठ अफसर हैं उनकी तैनाती विकास प्राधिकरण में की जा रही है। और उसी के क्रम में जो सीपी त्रिपाठी है उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण में जिम्मेदारी दी गई। हालांकि अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी को दी जाती है। हालांकि अभी उन्होंने विकास प्राधिकरण ज्वाइन किया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो किस पद पर वहां पर अपनी सेवा देंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनके ज्वाइन होने के बाद से जो पीसीएस अफसरों की जो सूची है लखनऊ विकास प्राधिकरण में वो विशाल कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और अगर कहा जाए कि जिस तरीके से पीसीएस अफसरों को अब एलडीए में डाला जा रहा है, तो एलडीए के में आए तो किसी भी विकास प्राधिकरण में अगर पीसीएस अधिकारी की एंट्री होने लगी है तो जब माना जाए कि काम अब और स्थिरता से होगा और सही तरीके से होगा, जो अनियमितताएं थी वो अब दूर हो जाएंगी लोगों की। बिल्कुल देखिए विशाल, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो विभागों में पारदर्शिता लाने और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर लगातार प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसके क्रम में ये जरूरी हो जाता है कि जब जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की जा रही हो तो ऐसे में तमाम बड़े जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देना बेहद आवश्यक है। और अगर बात करें कि मैंने बताया ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर ये अपनी वहां सेवा दे रहे थे और आज उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण में ज्वाइन किया है। तो सब तो कहना है प्रदेश सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप काम तो नजर आएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ में ये प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को चौमुखी विकास किया जाए। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिकेत। खुर्जा के बाद एलडीए की कमान संभालेंगे पीसीएस अधिकारी। खबर रामपुर से, 2 हत्याओं से थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में हड़कंप। एक ही रात में अलग अलग जगह पर 2 लोगों की हत्याएं। दुकान पर सो रहे चौकीदार हत्या काफी समय से करते थे दुकानों की देखभाल। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के चौकीदारों की हत्या। एक ही रात में अलग अलग जगह पर 2 चौकीदारों की हत्या। दुकान पर सो रहे चौकीदारों की हत्या। चौकीदारों को शव
को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के माल गोदाम की पूरी घटना। रामपुर से खबर, 2 हत्याओं से थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मचा हड़कंप। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रामपुर से हमारे संवाददाता रविशंकर जुड़ चुके हैं। रविशंकर, अगर बात की जाए तो एक ही थाने अंतर्गत 2 हत्याओं से पुलिसिया एक्शन और रात की गश्त पर भी सवाल उठ रहा है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से जनपद रामपुर में 2 अलग अलग हत्याओं का मामला प्रकाश में आया है। देर रात का ये प्रकरण, इसमें 2 अलग अलग हत्याएं जो है वो की गई हैं, जहां दुकान पर सो रहे एक चौकीदार भी इसमें शामिल है। ये जो पूरा मामला है वो थाना सिविल लाइन क्षेत्र से चंद कदम की दूरी का है, जहां अलग अलग 2 हत्याओं का मामला प्रकाश में आया है और 2 हत्याओं से कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और घटना स्थल पर जैसे ही सूचना मिली, तत्काल रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और भारी पुलिस बल एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना क्या है निरीक्षण के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में और 2 अलग हत्याओं का मामला जैसे ही प्रकाश में आया, इस पूरे मामले में रामपुर की पुलिस एक्टिव हो गई है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है कि इन हत्याओं के पीछे क्या कारण है, क्या इसमें कोई जमीनी रंजिश है या फिर इसके पीछे कोई और तथ्य है। इसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इन दोषियों को सुलझाने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि। आगरा से खबर है, बिल्डर पर जमीन कब्जाने का आरोप। एडीए गेट पर धरने पर बैठे सैकड़ों किसान, बिल्डर पर प्राधिकरण से मिली भगत का लगाया आरोप। आगरा से खबर, बिल्डर पर जमीन कब्जाने का आरोप। एडीए गेट पर धरने पर बैठे किसान, बिल्डर प्राधिकरण से मिली भगत का लगाया आरोप। आगरा बिल्डर पर जमीन कब्जाने का लगा आरोप। बिल्डर पर प्राधिकरण से मिली भगत का आरोप। प्रदर्शनकारी किसानों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सिटी के बिल्डर के खिलाफ हैं जो है। आस्था सिटी के बिल्डर ने यहाँ पे जो उनकी किसान भाइयों की जमीन है उस पर अवैध कब्जा करने का जो है काम किया है, जिसके साथ में एडीए विभाग पूर्ण तरीके से संलग्न है, मिला हुआ है। ये हमारी मांगे हैं। आस्था सिटी एक प्राइवेट कॉलोनी है, जो बिल्डर है उसने आस्था सिटी वालों ने जो गेट जोनल प्लान रोड है एडीए का,
उस पर घेराव कर रखा है। उसमें काफी किसानों की करीब 250-300 बीघा जमीन है, उसका घेराव कर रखा है। और हम लोग एडीए से काफी समय से शिकायत कर रहे हैं, उस शिकायत से हम लोगों को निस्तारण नहीं हुआ, इसलिए हम 13 तारीख को यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने हमारी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। 13 तारीख से हम ठंड में सर्दियों में यहीं पर लगातार बैठे हुए हैं। शनिवार की नाइट को इनके गार्डों द्वारा हमारे साथ अभद्रता की गई, अंदर बैठे हुए थे, हम लोगों को बाहर कर दिया। फिर हम यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं उसी दिन से, और आज हमारे पूरे किसान भाई, युवा भाई, बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन को लेके। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, प्राधिकरण का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए विशाल, प्राधिकरण के किसी अधिकारी ने अभी कोई बयान सामने नहीं दिया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये स्थानीय निवासी हैं रनस्ता क्षेत्र के। यहाँ पर एक प्राइवेट बिल्डर द्वारा एक कॉलोनी डेवलप की गई है। अब आरोप कितने सही है कितने निराधार है ये अधिकारियों के बयान के बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ एक किसान है, उन्होंने प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने अपना बयान दिया, जो उनके समर्थन में वो लोग आए हैं। और पूरा ये मामला है आगरा विकास प्राधिकरण के ऑफिस का है, जहाँ पर ये किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जमीन का जो सरकारी रोड आ रखा था उसको अवरुद्ध कर दिया गया है, कॉलोनी के गेट लगा दिए गए हैं, जिससे कि ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। फिलहाल जैसे ही बयान उनका आता है उसके बाद ही स्थिति हो पाएगी कि जो प्राधिकरण के अधिकारी क्या बयान देते हैं, कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला जांच के बाद ही हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से खबर है, अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 13 बाइक बरामद। नंबर बदलकर बेच देते थे चोरी की बाइक। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। ग्राहक तलाशने के बाद गाड़ी को बेचते थे। खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नंबर बदलकर बेचते थे बाइकें। आरोपियों की निशानदेही पर 13 बाइकें बरामद। नंबर बदलकर बेच देते थे चोरी की बाइकें। ये थाना खुर्जा नगर की टीम द्वारा 3 चोरों को पकड़ा गया है। ये शातिर किस्म के चोर हैं, जिनके पास से कुल 13 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। इनमें से 5 थाना खुर्जा नगर से चोरी हैं, 1 गौतम बुद्ध नगर से चोरी है। शेष के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, उनका डिटेल्स निकाला जा रहा है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनका एक गिरोह है जिसमें 3 अन्य और लोग भी हैं, और ये 6 लोग मिलके विभिन्न स्थानों पर मौका पाकर चोरी करते हैं। जो चोरी की गई वाहन थी वो इनसे बरामद कर ली गई है, और इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराबंकी से खबर है, युवक ने उधार शराब न देने पर सेल्समैन को पीटा। दबंगई में युवक ने शराब न देने पर सेल्समैन को पीटा। युवक ने सेल्समैन पर किया जानलेवा हमला। दबंग बदमाश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमले से सेल्समैन गंभीर रूप से घायल। दबंगई में युवक ने शराब न देने पर सेल्समैन को पीटा। दबंग बदमाश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दबंगई में युवक ने सेल्समैन पर किया जानलेवा हमला। दबंग बदमाश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। और सीधे आपको बागेश्वर ले चलते हैं। यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। उसके लिए परिश्रम करने वाले हमारे इस क्षेत्र के युवा विधायक भाई सुरेश सिंह गढ़िया जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दर्जा मंत्री भाई शिव सिंह बिष्ट जी, जिला अध्यक्ष बागेश्वर श्री परसवान जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष प्रशासक श्रीमती बसंती देव जी, कमेटी के अध्यक्ष श्री हीरा सिंह करग्याल जी, जिला अध्यक्ष बागेश्वर श्री परसवान जी, निवर्तमान हमारे यहाँ के प्रशासक कपोट के भाई गोविंद दानू जी, सभी आए हुए हमारे कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दूर दूर से आई हुई सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिलाधिकारी जी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी समेत उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो आप सबके इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सब लोगों ने मेरे यहाँ आने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सब लोगों को अपने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, ये कांडा महोत्सव केवल कांडा क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारे राज्य की
एक अनमोल धरोहर है और ये महोत्सव, ये मेले हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये महोत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को सजोए रखने के साथ ही उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में भी अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। और आप सबको याद होगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना दिवस पर हम सब राज्यवासियों से अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को बोली भाषा और संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया था। और इसके पीछे उनका यही मंतव्य है कि हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों। भाइयों बहनों, ये महोत्सव हमारे छोटे कारीगरों को, दुकानदारों को, किसानों को, व्यापारियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। आज मैं उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाता हूं, वहां एक बात मुझे जो पूरे उत्तराखंड में एक जैसी दिखाई देती है, वो है कि आज हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आज अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपने परिश्रम से बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। और उनके उत्पादों की जो मांग है आज पूरी दुनिया के अंदर होने लगी है। हमने पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड, इसकी शुरुआत करवाई थी। उन्होंने उसका शुभारंभ किया था और उसके बाद आज पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड के बने हुए उत्पादों की मांग बढ़ रही है। और इतना गाजियाबाद से खबर है, सुप्रीम कोर्ट से धर्म संसद की रोक लगाने की मांग, भड़काऊ बयानबाजी रोकने को भी की गई है याचिका। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सीजीआई को किया मेल, सीजीआई संजीव खन्ना ने प्रशांत भूषण से मांगा था मेल। भड़काऊ बयानबाजी रोकने की भी की गई है मेल, याचिकाकर्ता के वकील ने सीजीआई को किया मेल। सीजीआई संजीव खन्ना ने प्रशांत भूषण से मांगा था मेल। याचिकाकर्ता के वकील ने सीजीआई को किया मेल। सीजीआई संजीव खन्ना ने मांगा था प्रशांत भूषण से मेल, याचिकाकर्ता के वकील ने सीजीआई को किया मेल। खबर कानपुर से है, जहां एसएन सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में आज स्वर्गीय समीर कुमार सेन की जयंती के उपलक्ष्य में एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई, जिसका विषय आज के भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के विषय में था। सुप्रीम कोर्ट सफल रहा और इस पर प्रकाश डालते हुए पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सतर्कता तथा वहीं विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट की असफल इस विषय में पक्ष था। विपक्ष ने अपने अपने विचार प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किए, जिसमें लगभग 10 विद्यालयों से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के तुरंत बाद ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को लगभग 300 स्वेटर भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष पीके सेन, अतिथि दीपाश्री सेन आदि उपस्थित रहे।
मैं श्रीमती सविता यादव, प्रधानाचार्य SL सेन बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज। आज हमारे विद्यालय में अंतर जनपदीय डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें कानपुर से लगभग 10 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया है, यानी टोटल 20 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस विषय का जो टॉपिक है वो है आज के भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट सफल रहा है या नहीं। इसके पक्ष और विपक्ष में बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सहारनपुर के देवबंद में मुस्लिम युवतियों के साथ मुस्लिम समाज के ही कुछ लोगों द्वारा बदसलूकी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवतियों का हिजाब उतरवाया गया और उन्हें थप्पड़ मारे गए। साथ ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवबंद पर एक महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को जब वह अपनी बहन के साथ वक्फ दारुल उलूम में अपनी रिश्तेदारी से मिलकर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने उनसे सहारनपुर जाने का रास्ता पूछा और वो रास्ता बताने लगी। इसे देखकर वहां पर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और महिला के साथ दुर्व्यवहार किया एवं गाली गलौज की और वीडियो बनाने लगे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिला के प्रार्थना पत्र पर थाना देवबंद पर मुकदमा पंजीकृत अज्ञात के विरुद्ध किया गया है और इसमें जो वायरल वीडियो के आधार पर एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूपी के सहारनपुर से एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो जो है वो सामने आया, जहां सहारनपुर की फतवों की नगरी कहे जाने वाले देवबंद में कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ में बदसलूकी की गई, उनके साथ में बदतमीजी मारपीट की गई है सरेरा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़कियों की केवल गलती इतनी थी कि एक राहगीर को रास्ता बताने के कारण वो युवक जो थे वो आग बबूला हो गए। उनका कहना था कि हिंदू युवक से दोनों मुस्लिम युवतियां बात कर रही हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने लड़कियों को न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनका हिजाब उतारकर उनकी वीडियो भी बनाई, जिस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। युवतियों की ओर से, उनके परिजनों की ओर से थाना देवबंद पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें अब आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, के न्यूज़। तो दूसरे धर्म के राहगीर को रास्ता बताना, 2 मुस्लिम महिलाओं को, युवतियों को भारी पड़ गया। वह एक गैर मुस्लिम युवक को एड्रेस बता रहे थे, तभी वहां से लोग आए और हिजाब उतारने को लेकर उन पर थप्पड़। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता काशिफ खान जुड़ चुके हैं। काशिफ, ज़रा पूरा मामला एक बार फिर से बताइए, क्योंकि उसमें जो वीडियो है उसमें तो ये कहते सुनने में आ रहा है कि ये तुम्हें पर्चे किसने दिए या नंबर, जो भी चीज़ें वहाँ ली गई हों। जी बिल्कुल, ये 13 दिसंबर का पूरा मामला है। देवबंद का ईदगाह रोड का ये पूरा मामला है, जहाँ पर 2 युवतियाँ जो है अपनी मौसी के घर से अपने घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में किसी से, जो उन्होंने तहरीर में दिया है, जो FIR दर्ज कराई, उन्होंने उसमें बताया, उन्होंने रास्ते में किसी राहगीर ने उनसे रास्ता पूछा है, जिसके पूछने पर वहां पर मौजूद कुछ युवकों ने उसका विरोध किया और जो हिजाब उन्होंने पहन रखा था युवतियों ने, उस हिजाब को उतार कर भी उनके साथ में मारपीट की गई, उनसे बदसलूकी की गई। सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट वायरल हुई है तब परिजन जो है गए हैं युवतियों को थाने लेकर और इसमें मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है। पुलिस इसमें हालांकि अभी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है, जिन लोगों के नाम है पहचान कर रही है उनकी, और जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ तमाम जानकारी के लिए।
खबर सहारनपुर से है, जहां संभल में 46 साल बाद एक मंदिर खोले जाने के लिए आलिम दीन मौलाना कारी इसहाक गोरा ने वहां के प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि इतने वर्षों मंदिर बंद पड़ा रहा, जब प्रशासन ने इसकी सुध क्यों नहीं ली, या प्रशासन की कोताही नहीं तो क्या है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुल्क में जिस तरह की राजनीति चल रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी मस्जिद में मंदिर ढूंढने, कभी तरह तरह की बातें करके हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदना, ये किसी भी दशा में सही नहीं है। आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया है कि अब कोई भी मस्जिद या मंदिर का मामला कोर्ट में नहीं आएगा, जिसके बाद अब कुछ नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसमें अब खोदना नहीं है, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे उन्होंने ये कहा कि राजनीति करने का मौका निकाला जा रहा है जब वहाँ के हालात बेहतर नहीं हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे मामलों में का दोबारा संज्ञान लेने की मांग की है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे मुल्क में जो राजनीति चल रही है, कभी मस्जिदों में मंदिर ढूंढना, कभी तरह तरह की बातें करके जो हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई खोदना, मैं समझता हूं कि ये भी उसी की तरह है। कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया कि अब कोई भी मस्जिद और मंदिर का मामला कोर्ट में नहीं होगा, तो अब कुछ नया सिलसिला शुरू कर दिया है, यानी अब खोदना नहीं बल्कि कुछ और ही तरीका इख्तियार करना है। मैं यहां पर यह बात भी कह दूं कि इसमें जियाउर रहमान का नाम भी जोड़ा जा रहा है कि उसके घर के पास था, तो इसमें जियाउर रहमान की क्या खता है। ऐसी बहुत सारी मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं जो बंद पड़े हैं। और रही बात, मैं समझता हूं कि अगर वो मंदिर वहां बंद पड़ा था तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें भी प्रशासन की कोताही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कन्नौज के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कक्षा में लगी टीवी स्क्रीन पर 2 छात्र गाने चला रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में एक छात्र टीवी में मूवी चला रहा है। वहीं कक्षा में और भी छात्र बैठकर बैठे हैं। विकासनगर में एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। विकासनगर क्षेत्र में यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार सड़क धंस चुकी है, जिससे जांच होती है, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा बस्ते में चला जाता है। 20 फीट गहरा सड़क पर गड्ढा हो गया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद नगर निगम समेत कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिस जगह सड़क धंसी उस जगह चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को रोक दिया गया। विकास नगर में पिछले 2 सालों में 5वीं बार सड़क धंसी और मौके पर पहुंचे अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अलीगढ़ के रोरावार थाना क्षेत्र के स्थित फेयर एक्सपोर्ट्स मीट फैक्ट्री में रविवार को शाम को एक बड़ी घटना घट गई, जब अमोनिया गैस के रिसाव से फैक्ट्री में काम कर रहे 7 लोग बेहोश हो गए। इनमें से 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। घटना के बाद हड़कंप मच गया और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गैस रिसाव पर काबू पाने की कोशिश की। घटना के दौरान बेहोश हुए सभी लोगों के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फेयर मीट फैक्ट्री है, वहाँ पर शाम के समय यह सूचना मिली कि अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, तो हमारी टीम मौके पर तत्काल पहुँच चुकी है। पोल्यूशन वाले पूरा उस पॉइंट तक पहुँच गए, बताया कि वाल्व से रिसाव हुआ था 4-5 मिनट का। तो उसमें जो पैकिंग एरिया था, जहाँ पर फ्रोजन हो रहा था, उसके बगल में एक पैकिंग एरिया था, तो वहाँ कुछ महिलाएं थीं। तो
उनके आंखों में मिर्ची और उस टाइप का लगा। तो टोटल 7 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें 6 महिलाएं 1 पुरुष। तो उनको यहाँ पर लाया गया है हॉस्पिटल में, इनका उपचार चल रहा है और सभी की स्थिति ठीक है और वहाँ पर भी स्थिति पूरी नियंत्रण में है। पोल्यूशन वाले हमारे मौके पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और वो पूरा पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर अमरोहा के चित्रकार जुहैब खान ने दीवार पर कोयले से उनका चित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी। इस चित्र के माध्यम से उन्होंने जाकिर हुसैन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मेरा नाम जुहैब खान अमरोही है। मैं एक चित्रकार हूँ और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूँ। क्योंकि आज जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ है, उस संबंध में मैंने एक कोयले से तस्वीर तैयार की है उनकी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ये एक ऐसी क्षति है जो कला जगत में ऐसी क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के खगूसराय स्थित एक प्राचीन मंदिर के कपाट हाल ही में प्रशासन ने 46 वर्षों बाद खुलवाए हैं। मंदिर के पास स्थित पुराने कुएं की खुदाई के दौरान मां गौरा, पार्वती, लक्ष्मी जी और गणेश जी का खंडित मूर्तियां बरामद हुई हैं। मंदिरों में दर्शन करने आए श्रद्धालु संजीव शर्मा ने बताया, खुदाई के दौरान सबसे पहले मां गौरा, पार्वती की मूर्ति मिली। अरे एक मूर्ति तो मिल जाए। अभी इसको होने दीजिए, जब इसका सही सा हो जाएगा जब खुद देखिएगा। ठीक है सर। दुर्लभ भैया न्यूज़ 18 वालों भैया अरे एक मूर्ति तो मिल जाए। अरे अभी इसको होने दीजिए, जब इसका सही सा हो जाएगा जब खुद देखिएगा। ठीक है सर। जानकारी के साथ रईस अलवी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रईस, कई पुरानी प्राचीन मूर्तियां बरामद हुई हैं कुएं की खुदाई में। ये देखिए सर, ये मुझको बताऊंगा आपके लिए, संबल थाना नखासा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यहाँ 46 साल बाद बंद पड़ा मंदिर को खुलवाया गया है। पास में ही एक कुआ था जो वर्षों पुराना कुआ था, जो किसी तरह से पार दिया गया था पूरी तरह से, और उसका कब्जा था। अधिग्रहण के दौरान कुआ की खुदाई भी की गई थी। तो कुआ की खुदाई के दौरान उस पर कई प्राचीन मूर्तियां भी मिली हैं जो कि उसके मंदिर की बताई जा रही हैं, जो कि अन्य तरह की मूर्तियां भी हैं और उसमें खुदाई की जा रही है। खुदाई के दौरान अभी जो भी मूर्तियां और जो भी कुछ पता निकल के आगे सामने वो बताए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया रईस तमाम जानकारी के लिए आपका। प्राचीन मंदिर से दुर्लभ मूर्तियां बरामद, मामले की पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। तो मिल जाए। सीकर में लगातार छठे दिन पारा जमाव बिंदु के नीचे, न्यूनतम तापमान -1.0 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तरी शीतलहर के चलते क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप जारी। न्यूनतम तापमान -1.0 डिग्री दर्ज। उत्तरी शीतलहर के चलते क्षेत्र में सर्दी का प्रकोप जारी।
तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।